Dear student, today I am going to teach you national movement. The national movement हिंदी में राष्ट्रीय आंदोलन ये कब से कब तक हुआ? 1919 से 1947 तक। विथ गांधी मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि गांधी जी जो थे वो इसके प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं पूरे नेशनल मूवमेंट में। शुरू से लास्ट तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए इस एरा को गांधी एरा भी कहा जाता है। हम गांधी जी के साथ ही उनके ही जीवन से जुड़े उनके ही जीवन से जुड़ी घटनाओं को पहले पढ़ेंगे और फिर हम गांधी जी के साथ पूरे नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं हर चीज़ को ईस्वी वाइज लगातार ईस्वी वाइज हर इवेंट को बताते चलूँगा जो आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। मैं बात करता हूं गांधी जी की, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑब्टेन्ड डिग्री फ्रॉम द इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका। उन्होंने डिग्री कहाँ से हासिल की थी? इंग्लैंड से उन्होंने डिग्री हासिल की थी, लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की थी और फिर साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस के लिए गए थे। पर साउथ अफ्रीका में वहाँ का सोशल कंडीशन अच्छा नहीं था, वहाँ पे बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत का प्रथा था। इस सब चीज़ों से परेशान होकर गांधी जी ने वहाँ पे एक यूनियन का फॉर्म किया था जिसे नेशनल इंडियन कांग्रेस कहा जाता है। और गांधी जी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का भी प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था। सत्याग्रह का हिंदी में समझने का कोशिश करें तो वो सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। उनका कहना था कि हम प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन हम किसी भी तरह का हिंसा उसमें नहीं होने देंगे। फिर बात करें 1915 की, तो 1915 में गांधी जी इंडिया लौट आए और फिर वहाँ पे, और इसीलिए 1915 में 9 जनवरी 1915 को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके ही इंडिया लौटने की यादों में। और फिर इंडिया लौटने के बाद राजकुमार शुक्ल, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला सत्याग्रह बिहार के पश्चिम बंगाल में हुआ था और वो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इस सत्याग्रह को सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान थे, उन्होंने आमंत्रित किया था और ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में हुआ था, 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध में। अब थोड़ा हम 3 कठिया प्रथा के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। अगर किसी किसान के पास 1 बीघा यानी 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से वो 3 कट्ठा पे नील की खेती करेगा। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल लगाया गया था और इससे बहुत ही हानि हमारे किसानों को होती थी क्योंकि उनके खेत का जो भी उर्वरता होता था वो पूरी तरह से क्या होता था? समाप्त हो जाता था। फिर गांधी जी ने आगे 1917 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किया था। ये भी एक तरह का किसानों का ही सत्याग्रह था, चूँकि पश्चिम चंपारण में सत्याग्रह की सफलता के बाद खेरा में, जो कि गुजरात में है, 1917 में गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। फिर नेक्स्ट अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। इस तरह से 1916, 1917 एंड 1918 इन सभी में और भी जगहों पे बहुत जगह सत्याग्रह में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। फिर इसके बाद रोलेक्ट एक्ट एक कानून आ गया, 1918 तक मैंने पढ़ लिया। फिर हम बढ़ते हैं 1919 की तरफ। 1919 ये रोलेक्ट एक्ट, जिसे एक काला कानून भी बोला जाता है, यहीं से गांधी एरा का स्टार्ट भी माना जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था। द नेशनल मूवमेंट और गांधी एरा 1919 टू 1947। ये रोलेक्ट एक्ट था क्या? यहीं से गांधी एरा का स्टार्ट भी हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर देता था किसको? पुलिस को। किसी भी पर्सन को विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के वो क्या कर सकता था? अरेस्ट कर सकता था। पुलिस को ये अधिकार दिया गया।
और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन जोर शोर पकड़ रहा था, इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए ये अधिकार पुलिस को दिया गया। इसे ही हम रोलेक्ट एक्ट 1919 या काला कानून कहा जाता है। अब जालियांवाला बाग के लिए हम बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था कि गांधी जी ने लोगों को इस एक्ट के विरुद्ध में 1919 के रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में उन्होंने बोला था कि आप लार्ज हड़ताल, बड़े लेवल पे हड़ताल करो और पब्लिक मीटिंग को बुलाओ इस काले कानून के विरुद्ध में। और माना जाता है कि ये पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था ब्रिटिश के अगेंस्ट, ये पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल था। ये कब चालू हुआ? 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने यह आह्वान किया कि आप बड़े लेवल पे हड़ताल करो और आप पब्लिक मीटिंग को बुलाओ। उनके ही आह्वान पे अमृतसर में 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों ही नाम बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर का है, जिन्होंने रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में अमृतसर में एक मीटिंग बुलाई। और इस मीटिंग के तहत उन्हें 10 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया गया। अब फिर इनके अरेस्ट के बाद 6 अप्रैल को गांधी जी के कहने पर मीटिंग बुलाया गया और 10 अप्रैल को इन दोनों लीडर को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। इसके विरुद्ध में पूरे देश में एक मास एजिटेशन, बड़े लेवल पे विरोध जताया गया। और इसी की कहानी हम पढ़ेंगे कि अमृतसर का एक जालियांवाला बाग है, अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर, ये पंजाब का एक एरिया आता है, जहाँ पे जालियांवाला बाग नामक एक पार्क है और उसमें 13 अप्रैल 1919 को लोग इकट्ठा हुए। ये जालियांवाला बाग जो था, ये एक छोटा सा पार्क था जिसमें वन ओपनिंग था, सिर्फ एक ही निकास का रास्ता था। जनरल ओ डायर उस समय उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने उस निकास को, जो एग्जिट था, उसको उसने सील कर दिया और फिर उसने गोली चलाने का आदेश दिया, ओपन फायर अपॉन द पीसफुल क्राउड। बिना किसी वार्निंग के उसने उस पीसफुल क्राउड, जो कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में सम्मिलित हुए थे, उन पर उन्होंने क्या किया? बेरहमी से गोलियां बरसाई। और इसके कारण इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये डेट जो है 13 अप्रैल 1919, ये काला दिन कहा जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का ब्लैक डे कहा जाता है इसे। अब आगे बात करें तो इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नाइटहुड का उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, उन्होंने अपने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? लौटा दी। फिर हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट का। खिलाफत मूवमेंट चूँकि 1919 में मैंने पढ़ लिया, जालियांवाला बाग रोलेक्ट एक्ट एंड जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर हम पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, आप समझने का कोशिश कीजिए कि तुर्की, जिसे वहाँ के जो खलीफा होते थे, वहाँ के जो हेड होते थे, उसे खलीफा कहा जाता था। और चूँकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 में खलीफा का क्या हुआ? तुर्की का हार हुआ था और उसी हार की वजह से वहाँ के सुल्तान वेर रिमूव्ड, वहाँ का जो सुल्तान था, वहाँ का जो खलीफा था, उसे क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था। और इसी के लिए यहाँ के मुस्लिम भी, एंगर्ड मुस्लिम इन इंडिया, यहाँ अपने इंडिया के भी जो मुस्लिम थे, वो इस खलीफा पद को हटाने के विरुद्ध में क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। अब इसमें दो नाम बहुत ही फेमस आता है, मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिन्हें बहुत ही फेमसली, पॉपुलरली अली ब्रदर भी कहा जाता है। ये दोनों ही लीडर जो थे खिलाफत मूवमेंट के बहुत बड़े नेता थे। इनके अलावा मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान तथा हसरत मोहानी, इन सब का भी नाम आता है। ये सब खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए थे। फिर खिलाफत मूवमेंट को
कांग्रेस का ज़रूरत पड़ा और गांधी जी कांग्रेस के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने सोचा दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए ये एक क्या था, बहुत ही बड़ा एक कदम था। और उन्होंने 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी के दिसंबर में ना कांग्रेस, आप जानते हैं कि कांग्रेस का हर साल कोई ना कोई सेशन पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हुआ है। तो 1920 ईस्वी का सेशन कहाँ हुआ था, नागपुर सेशन हुआ था, जिसमें नन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कांग्रेस के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया। मीन्स नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में उस रिजोल्यूशन में बात किया गया कि हम किस तरह से नन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। और यहीं से खिलाफत आंदोलन के भी जो भी लीडर थे वो और अपने कांग्रेस के लीडर्स, ये दोनों ने मिलके नन कोऑपरेशन मूवमेंट का घोषणा कब किया, दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर सेशन में ऐसा किया गया। फिर हम पढ़ते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये क्या था, नन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो ये 1920 से 1922 ईस्वी तक नन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। और इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम। उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव प्रोग्राम के तहत बोला जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता था, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था हिंदू मुस्लिम एकता था। रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध हुआ और स्वदेशी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इस नन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी वस्तुओं के खरीद तथा स्वदेशी क्लॉथ के खरीद पे और उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या मिला, बढ़ावा मिला। जहाँ पे इसके निगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बायकॉट किया गया, जितने भी लॉयर थे उन्होंने कोर्ट का बायकॉट किया, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज इस सब का बायकॉट किया गया। और सबसे मेन गवर्नमेंट का जो भी गुड्स होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी गुड्स होता था, ब्रिटिश गुड्स का बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार किया गया। और जितने भी सरेंडर्स ऑफ द टाइटल्स एंड द हॉनररी पोस्ट बोला जाता है, जितने भी सम्मानजनक पोस्ट पे जो भी भारतीय थे उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या किया, अपने पोस्ट को त्याग दिया। और फिर लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि एक घटना होती है फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसे चौरा चौरी इवेंट कहा जाता है, जिसने नन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी तरह से दबा दिया। और हम बात करते हैं अब चौरा चौरी मूवमेंट। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से एक एक ईयर वाइज पढ़ा रहा हूँ, 1917, 18, 19, 20 एंड नाउ 22। नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इसको ख़त्म करने के लिए सबसे मेन जिम्मेदार यही चौरा चौरी इवेंट था। 1922 में क्या हुआ कि चौरी चौरा एक जगह है यूपी का, जिसमें मॉब ने, लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन, चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था उसको आग से जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसमैन क्या हो गए, मर गए। और चूँकि गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट को ये किया था तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अब इसमें प्रोटेस्ट हिंसा का मार्ग उतर आया है, इसीलिए द नन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रू। फिर नन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 चौरी चौरा इवेंट के बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे हम बात करते हैं 1923 द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म। और स्वराज पार्टी का बनाया गया स्वराज पार्टी, इसमें CR दास, जिसे चित्तरंजन दास भी पॉपुलरली बोला जाता है या उनका ही चित्तरंजन दास, उन्होंने प्रेसिडेंट का फॉर्म, अध्यक्ष, इस एक पार्टी का निर्माण किया गया 1923 में, जिसमें CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो कि सेक्रेटरी थे, सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। और भी बहुत सारे लीडर थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल की बात करें, हकीम अजमल खान की बात करें, ये सारे के सारे स्वराज पार्टी में सम्मिलित हो गए। और इस पार्टी का एक फ़ायदा था, क्योंकि इन लोगों का थिंकिंग था कि हमें गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, जहाँ पे गवर्नमेंट का कानून बनता है उसका पूरी तरह से बहिष्कार नहीं करना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। और हुआ वही 1923 के इलेक्शन में पार्टी जो है उसको एक लार्ज नंबर ऑफ सीट मिला। कौन से इलेक्शन में? इन प्रोविंशियल
एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर में बहुत ही ज़्यादा सीट मिला था। बट ये और उन लोगों का थिंकिंग ये भी था कि हम जब तक कानून में नहीं रहेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हम नहीं रहेंगे, तब तक हम मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। इसीलिए स्वराज पार्टी को बनाया भी गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आप इसमें इस भी याद रखें, 1923 में बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से ये पार्टी क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। जबकि ये 1935 में पूरी तरह से ऑपरेशन बंद किया गया था इस पार्टी का 1935 में, लेकिन 1925 के ही बाद CR दास के डेथ के बाद से ये पार्टी डिक्लाइन होने लगता है। आगे हम बात करते हैं साइमन कमीशन का। मैंने बात किया था 1923 का। फिर क्या होता है साइमन कमीशन। अब ये था क्या, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जॉन साइमन, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर्स भेजा था जिसको साइमन कमीशन नाम दिया था। इन 1927 उन्होंने किसके लिए, क्यों बनाया था ये साइमन कमीशन, आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो 1919 का एक्ट था वो एक्ट सही से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने क्या किया था, 1919 का जो रिफॉर्म जो दिया गया था उसके बारे में सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में। और इसका सबसे बड़ा विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि ऑल द मेंबर्स वेर ब्रिटिश, इसमें जितने भी मेंबर थे सब क्या थे, ब्रिटिश थे। और ये कब आया, इंडिया में कब आया, बॉम्बे में आया 3 फरवरी 1928 में। कब आया, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। और उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ, विजयवाड़ा, बॉम्बे, बहुत सारे जगहों पे लोगों ने इसका विरोध किया। इसे सीधा लोगों ने काला झंडा दिखा के बहिष्कार किया। साइमन गो बैक, आपने एक नारा सुना होगा, वो भी यहाँ पे फेमस हुआ था क्योंकि लोग इसे पसंद नहीं करते थे। लोग नहीं चाहते थे कि 1919 जो कि 10 साल के बाद लगभग 10 साल के बाद 1927 में उस एक्ट को सही ठहराने के लिए या उसमें क्या सुधार हुआ था इसके विरुद्ध ब्रिटिशर्स का एक ग्रुप आया था, लोगों ने इसका जम के विरोध किया। इस घटना में हम बात करें, लखनऊ में लाठीचार्ज किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू इंजर्ड हो गए थे वहीं पे, और जवाहरलाल नेहरू इस पूरे के पूरे आंदोलन में क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। और 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया था एंड लाठीचार्ज, और उन पर क्या हुआ था, लाठीचार्ज किया गया था। लेकिन इसी लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु कब हो गई, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब ऐसा कहा जाता है कि जब उनके शरीर पे, जब उनके बॉडी पे और सर पे लाठियां बरसाई जा रही थी तब उन्होंने एक लाइन बोला था, वो आज भी बहुत ही फेमस है, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट ब्रिटिश सत्ता के लिए ताबूत की कील बनेगी। ये किन्होंने बोला था, लाला लाजपत राय ने बोला था। फिर स्वराज्य, अब यहाँ से हमने कब तक बात कर लिया, 1928 का। फिर हम 1929 में क्या हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इस 1929 में स्वराज्य का डिक्लेरेशन हुआ था, स्वराज्य की घोषणा हुआ था। 31 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन कांग्रेस का था जिसमें पूर्ण स्वराज्य, अब आप जानते हैं कांग्रेस का हर साल कोई ना कोई सेशन होता ही था। तो 1929 31 दिसंबर 1929 का सेशन कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने उस समय पूर्ण स्वराज्य का मांग किया था कि वी इंडियन आर फ्री, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। ये कब हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को। और इसीलिए उसी रिजोल्यूशन में ये बात किया गया कि 26 जनवरी
was decided to be observed as the Independent Day all over the country। 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ऐसा लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मैं आपको इसी तरह अब 1929 तक आ गए, 1930, 1932, इसी तरह बढ़ते हुए 1947 तक लेके जाऊंगा। और ये आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो दांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पर मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इस नेशनल मूवमेंट को रोकता हूँ, और ये इस भी वाइज ऐसे ही आगे बढ़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। पर मैं आपको कुछ इंडिया के रिवॉल्यूशनरी के बारे में, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन सब ने किस तरह से इंडियन रिवॉल्यूशनरी, इन लोगों ने किस तरह से हमारे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जिसका मैं हेडिंग दूंगा द रिवॉल्यूशनरीज। जैसा कि मैंने बताया था आपको, द रिवॉल्यूशनरी हेडिंग से, ये द रिवॉल्यूशनरी हेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। हम अगले वीडियो में दांडी मार्च से कंटिन्यू करेंगे अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को, बट यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशनरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। 1908 में क्या हुआ था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, उन दोनों ने मिलके एक बॉम्ब फेंका था, जो कि किसके गाड़ी पे फेंका था? किंग्स फोर्ट। उस समय के जज, जो कि मुजफ्फरपुर में उस समय के जज थे लॉर्ड किंग्स फोर्ट, उनके गाड़ी पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 1908 में क्या किया था? बॉम्ब फेंका था। लेकिन क्या हुआ था उसमें? लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए थे, लेकिन कोई और उस गाड़ी में कोई और इंग्लिशमैन सवार था, और उसकी वाइफ और डॉटर, उस इंग्लिशमैन का, उस अंग्रेज का वाइफ और डॉटर मारा गया था। फिर क्या हुआ? इस पूरे घटनाक्रम के तहत दोषी करार दिया गया खुदीराम बोस को, अरविंद घोष को, बारिंद्र घोष, जो कि खुदीराम बोस के भाई थे, बारिंद्र घोष, उनको दिया गया, सत्येन बोस और भी बहुत सारे लोगों को इसमें दोषी ठहराया गया। बाद में क्या हुआ कि अरविंद घोष को बरी कर दिया गया और बारिंद्र घोष को डिपोर्टेड टू द अंडमान में भेज दिया गया, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया गया उनको। कहाँ पे? अंडमान में भेज दिया गया। और खुदीराम बोस को इसी घटनाक्रम के कारण फांसी सजा दी गई। खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ट पर, जो कि उस समय के जज थे मुजफ्फरपुर के, उनके गाड़ी पे बम फेंकने के लिए खुदीराम बोस को फांसी का सजा दिया गया। 1909 की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, आपने इनका नाम सुना होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने ग्रुप ऑफ यंग रिवॉल्यूशनरी, यंग इंडिया का निर्माण किया था। कहाँ पे? लंदन में। आज भी ये बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है लंदन में। तो इनके साथ कौन कौन आए? वहाँ पे ग्रुप ऑफ यंग रिवॉल्यूशनरी लंदन में बनाया था, जिसमें कौन कौन इनके साथ शामिल हो गए? विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीर सावरकर के भी नाम से जाना जाता है, ये इंग्लैंड में इनके साथ थे। मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल के बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने किस पार्टी की स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था सैन फ्रांसिस्को में 1915 के लगभग लाला हरदयाल ने किया था। तो ये सभी रिवॉल्यूशनरी हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, ये सारे के सारे श्यामजी कृष्ण वर्मा के यंग रिवॉल्यूशनरी जो बनाया था उन्होंने इंग्लैंड में, लंदन में, वहाँ पे ये लोग सम्मिलित हो गए। लेकिन जुलाई 1909 ईस्वी में मदन लाल कर्जन वायली, जो कि कौन था? इंडियन ऑफिस का एक ऑफिशियल था, जो कि लंदन में काम कर रहा था, मतलब लंदन में काम करने, इंडिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट को देखने वाला एक ऑफिशियल था जो कि लंदन में काम कर रहा था। मदन लाल धिंगरा ने क्या किया? उसका हत्या कर दिया, और इसीलिए उन्हें क्या हो गई? फांसी की सज़ा हो गई। फिर बात करते हैं लाला हरदयाल। 1908 का हमने पढ़ा, खुदीराम बोस को फांसी
उनके काम वो बम फेंकने के लिए दिया गया। 1909 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया, इंग्लैंड में रिवोल्यूशनरी की स्थापना की। अब 1910 में इसी रिवोल्यूशनरी पार्टी के ही जो यंग रिवोल्यूशनरी का स्थापना किया गया लंदन में, उसमें से ही लाला हरदयाल वो इंडिया की तरफ रिटर्न आ गए और फिर उन्होंने यही एक्टिविटी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चालू किया। कहाँ पे? पंजाब में। क्रांतिकारी गतिविधि पंजाब में चालू किया और उनके एसोसिएट कौन से? रास बिहारी, अमीर चंद और बाल मुकुंद, ये सारे थे, जिसमें से फिर से 1911 में अमीर चंद को क्या कर दिया गया, फांसी का सज़ा दे दिया गया। फिर हम बात करते हैं 1912 का, तो 1912 भी इम्पोर्टेंट है। 1908 की तरह 1912 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी एक बम फेंका गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जो कि दिल्ली में वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग, उनके गाड़ी पे एक बम फेंका गया 1912 में और हार्डिंग जिसमें बच गए थे। और इस तरह से हम रिवॉल्यूशनरी के बारे में भी आगे रिवॉल्यूशनरी के बारे में थोड़ा कम पढ़ेंगे और फिर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ये ज़रूरी हो, आपको ये फ़ायदेमंद हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट और लाइक करें वीडियो को। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट विद गांधी।